अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं तेज़ी मंदी स्टॉक मार्केट से। हमेशा से स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, वो भी करेंगे, साथ साथ इकोनॉमी की बात होती है और आम बिजनेसमैन, आम बिजनेस की बात होती है, बिजनेस के उतार चढ़ाव की बात करेंगे, आम आवाम की बात आज करेंगे। मुख्तलिफ हालात इकोनॉमी के लिए कोरोना की वबा के दौरान देखे, अभी भी कोरोना की वबा ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं। और क्या ये अच्छी खबरें सिर्फ खबरों की हद तक हैं या फिर प्रैक्टिकली इन खबरों में कोई ऐसी हकीकत मौजूद है जिससे आम आदमी, बिजनेसमैन और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। स्टॉक मार्केट अब से थोड़ी देर पहले 40,122 पॉइंट्स पर खड़ी थी। 168 पॉइंट्स नेगेटिव हैं, कोई बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। पिछले हफ्ते भी स्टॉक मार्केट की जो सरगर्मियां हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में चलती रहीं। स्टॉक मार्केट ने बिल आखिर 40,000 की जो नफसियाती हद है वो अबूर कर ली और 441 अरब रुपए की जो रकम थी वो कौमी ख़जाने में JIDC की मद में सारिफिन से वसूल की जाने वाली जमा करवाने के अदालती फैसले से मार्केट की सरगर्मियाँ और उतार चढ़ाव जो है कारोबारी हफ्ते के हवाले से वो महदूद पैमाने पर कुछ तेज़ी भी देखी गई और कुछ कमी भी देखी गई। दूसरी तरफ IPPs के दरमियान कैपेसिटी चार्जेस और मुनाफे के मामले पर मुआहदा हुआ। फिर जो सीमेंट है और गाड़ियां हैं इनके मामलात पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ एहसन मेहनती साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद है। इरफान खोकर साहब ने भी हमें आज ज्वाइन किया है, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन। स्टूडियोज में मेरे साथ नईम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। नईम साहब कैसे हैं सर? ये बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। मैं ज़रा पहले स्टॉक मार्केट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर दीगर कारोबार की भी बात साथ होती रहेगी। मुझे बताएं कि हम मुख्तलिफ खबरें देखते हैं, फिर स्टॉक मार्केट में उसका रुझान देखते हैं। क्या स्टॉक मार्केट हकीकत में खबरों के रुझान के साथ चलती है? मेरा तो ये ख्याल है कि स्टॉक मार्केट में ख़बरों का असर तो होता है, क्योंकि अगर आप एक तरफ इकोनॉमी को देखें तो वो उस तरह प्रॉस्परस नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए थी कोविड के बाद। लेकिन स्टॉक मार्केट पिछले 3 महीने से बिल्कुल रिवर्स चल रही है। मतलब इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, शेयर्स की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। ख़ासतौर पर जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि कुछ शेयर्स तो यानी कि 800% उनकी वैल्यू जो है ना इंक्रीज़ हुई है। तो इसलिए आज स्टॉक मार्केट तो एक अच्छी इंडिकेशन है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ जब ये मार्कअप कम हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी में फ़र्क पड़ा है, तो जो लोगों ने पैसा बैंकों से निकाल के तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कुछ जो स्कीमों में पैसा लोगों का पड़ा हुआ था, म्यूचुअल फंड में जो पैसे पड़े हुए थे, वो लोगों ने निकाल के तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो ये एक अपेरेंटली देखने को बड़ी अच्छी इंडिकेशन है। और स्टॉक मार्केट इसके बरक्स के उसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी, तो उसने करेक्शन नहीं ली। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 महीने से मार्केट जो है वो अगर माइनस भी होती है तो कोई इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। और फिर नेक्स्ट डे वो बड़ा पॉजिटिव रुझान के साथ और प्लस के साथ वापस आती है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट के ऊपर फोकस करना चाहिए और ये बेहतरीन टाइम है। और इस वक्त हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में FDI भी आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिन जो है स्टॉक मार्केट में मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं एहसन मेहनती साहब सर, स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ता भी अच्छा रहा, कोई बुरा नहीं रहा, उससे गुज़िश्ता हफ्ता भी बेहतर रहा। तो हम कंटिन्यूस 3-4 हफ्तों की अगर बात करें तो पॉजिटिव मार्केट ज़्यादा रही, नेगेटिविटी बहुत थोड़ी रही, बहुत शॉर्ट रही। कहीं पर 100 पॉइंट्स रहे, कहीं पर मिनिमम पॉइंट्स तक नेगेटिविटी रही, लेकिन अच्छी रही स्टॉक मार्केट। सर, ये जो हुकूमत और IPPs के दरमियान कैपेसिटी चार्जेस और मुनाफे के मामले पर मुआहदा हुआ है, क्या इसका भी फ़र्क पड़ता है स्टॉक मार्केट पर? आई थिंक कि इस वक्त जो सरगर्मी मार्केट में है, नेगेटिव क्लोज भी है। बहरहाल इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं एनर्जी स्टॉक्स के अंदर इस वक्त जो है वो प्रेशर देखा जा रहा है। कुछ रेट्स के अंदर जो रेजोल्यूशन आया है उसमें ज़ाहिर है अर्निंग्स हैं इन एनर्जी कंपनीज में, जिसमें पावर प्रोड्यूसर्स हैं और उनकी अर्निंग्स में इम्पैक्ट आएगा। आई बिलीव वहाँ पे प्रेशर हमें मार्केट के अंदर नजर आया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ हद तक जो है वो जो डिसीजंस लिए गए ये गैस को GIDC, जाहिर है वो कंपनीज जिन पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा बनता है वहाँ पे इस सेस जो है इसके डिसीजन के बाद रिजर्व डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, और बिलीव करते हैं कि ये 400 से ज़्यादा बिलियन जो है वो रिकवर होने लगे हैं कैश की मद के अंदर। और जाहिर है वो कंपनीज जो फर्टिलाइजर को पर्टेन करती हैं या फिर जाहिर है वो कंपनीज जो कि टेक्सटाइल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिलेट करती हैं, केमिकल सेक्टर है, इसमें हम देख रहे हैं सीमेंट कंपनीज हैं, उन पे लेवीज लगी हैं और उनको कैश जो है वो कंट्रीब्यूशन देना है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो डेवलपमेंट के लिए ईरान गैस पाकिस्तान पाइपलाइन में भी जो है इसका कंट्रीब्यूशन आगे लगना है। आई थिंक कि उन कंपनीज में आज प्रेशर रहा है और
ये जो डिसीजंस होते हैं स्पेशली जो जनरल पब्लिक की फेवर में गए हैं और जहां पर हमने देखा है कि पावर जो प्राइसेस हैं आगे जाकर रिड्यूस होनी है और ये जो रिकंसिलिएशन है इसका इम्पैक्ट ज़ाहिर कैपिटल मार्केट पे पड़ा और इस वक्त प्रेशर देखा जा रहा है। लेकिन वो कंपनीज जिनके एक्सपोर्ट के रिजल्ट जो है एक्सपोर्ट सेल्स जो है बढ़ रही हैं और जिस तरह सीमेंट सेक्टर में वो कंपनीज हैं या टेक्सटाइल में हैं जहां पर इतना इम्पैक्ट नहीं बनता वहां पर हमने सरगर्मी देखी पॉजिटिव साइड पर। ऑयल प्राइसेस भी इंटरनेशनली जो है वो हायर साइड पर है, $42 अ बैरल इस वक्त जो प्राइस है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। ऑयल प्राइसेस ने काफी ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया है ऑयल कंपनीज को जिन्होंने आज मार्केट के अंदर जो है वो परफॉर्म किया और ऐसी कंपनीज जाहिर है जिसपे DIDC का इम्पैक्ट या फिर जिस तरह से जो पावर प्राइसेस का इम्पैक्ट उन पर नहीं पड़ता। बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म किया है, ऑयल कंपनीज आउट परफॉर्म की हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ हद तक जो है अच्छी खबरें रेमिटेंसेस की लेकर भी $2.7 बिलियन रेमिटेंस हमें देखी गई है जुलाई के महीने में, जो एक रिकॉर्ड जो है रेमिटेंस है पाकिस्तान के अंदर। और जाहिर है रुपी स्टेबिलिटी भी हमने देखा और फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी जो है पॉजिटिव साइड पे पाकिस्तान में जो है वो अब आ गई है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने मार्केट को कंट्रीब्यूट किया है एक मुस्बत डायरेक्शन के अंदर, जिसमें ऑयल सेक्टर की आउट परफॉर्मेंस है हायर ऑयल प्राइसेस की वजह से और फिर जाहिर है वो कंपनी जो कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल जिनका बेहतरीन जा रहा है और जाहिर एक्सपोर्ट के पैकेजेस भी हैं उन सेक्टर्स के लिए जो आने वाले वक्तों में हमें नजर आएंगे। और फिर रेमिटेंसेस का डेटा भी जो है वो मार्केट को एक नेगेटिव से पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर लेकर आया, बट नेगेटिविटी मार्केट में इस वक्त GIDC को लेके है, उसका डिसीजन बहरहाल उन कंपनीज पे इम्पैक्ट कर रहा है और जो मामला जो गवर्नमेंट ने रिजॉल्व किए हैं जनरल पब्लिक के लिए पावर प्रोड्यूसर्स की तरफ से उनकी प्राइस को रीनेगोशिएट करके वो इस वक्त मार्केट पर हावी हैं। बट हम देख रहे हैं कि इसमें अर्निंग सीजन भी है और रिकॉर्ड अर्निंग जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर इस वक्त देखी जा रही हैं। जब रिकॉर्ड नताइज आते हैं तो बैंक आउट परफॉर्म कर रही हैं। ऑयल कंपनी का भी यही हाल है, बेहतरीन अर्निंग्स आ रही हैं, ऑयल प्राइसेस नीचे गिरी थी और अब जाहिर है डबल हो गई हैं, $42 ये $20 की तरफ चली गई थी और सर्टेन मार्केट्स में $40 नेगेटिव भी चली गई थी। तो आई थिंक कि ये सारे मामला अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स जो है वो रिकॉर्ड वॉल्यूम्स की तरफ इस वक्त मार्केट जो है परफॉर्म कर रही है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं और फिर हम देखें ग्लोबल मार्केट्स भी इसी तरीके से जो है पॉजिटिव डायरेक्शन दे रही हैं। ठीक है, मैं ज़रा इरफान खोकर साहब से भी इस पे बात करूं। इरफान साहब, एक मामला मुख्तलिफ हवालों से आपसे बात भी होती है, हम देखते हैं कुछ अरसे के बाद अचानक से LPG की कीमतों में बड़ी तेज़ी से रद्दोबदल होता है। इस बार ₹5 सिलेंडर पर LPG फी किलो पर बढ़ रही है। सर क्या वजह है, क्या मामला? ये ईरानी सदर जो तफ्तान है वहाँ पर जो LPG के 14 प्लांट सील किए जाने के बायस क्या मामला क्या है सर ये? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। एक्चुअल वहाँ पे जो ईरान से गैस आती है वो ताफ्तान बॉर्डर आते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी बॉर्डर को शिफ्ट किया जाता है। कुछ सेफ्टी के मामला के ऊपर वो इसकी जो त्यागी है उन्होंने एक्शन करते हुए उसको कहा कि थोड़ा सा दूर होना चाहिए, तो इस सिलसिले में मामला चले। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज ये प्रोसेस दोबारा से जो है ना वहाँ ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जी एक बात, दूसरी बात एक अहम चीज़ें जो डेवलपमेंट अभी मिनिस्ट्री पेट्रोलियम में जो अभी LPG पॉलिसी 2016 में तब्दीली मुतवक्का है, उस तलक से मैं चाहूँगा कि आपके प्रोग्राम में सारी LPG सार्फिन को बता सकूँ कि गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा एक्शन करने जा रही है। जिससे पहले इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने टैक्सेस में कमी की थी, आरडी ड्यूटी जो उसको खत्म कर दिया था और उसके बाद GST जो 18% था उसको 10% कर दिया था। अभी जो पॉलिसी में अमेंडमेंट होने जा रही है इसमें एक तो अच्छी खबर यह है कि GST तो खत्म हो जाएगा और उसमें 5.5% एडवांस टैक्स वो भी खत्म होने की उम्मीद है। इसमें जो खराबी सबसे बड़ी पैदा की गई थी, अभी जो गवर्नमेंट अदारों को छूट देने के तल्लक से जो SACC और PSO को उन्होंने कहा था कि उनको टैक्स में छूट मिलेगी, प्राइवेट जो सेक्टर है उनको नहीं मिलेगी। मैंने भी नदीम बाबर साहब से मुलाकात करके मैंने उनको चीज़ों ब्रीफ की, मैंने उनको लिखा भी, खाद में मैंने भेजा और जाकर मुलाकात की कि अगर वो सरकारी अदारों को ही इसका ठेकेदार बना देंगे तो पेट्रोल की तरह इस तरह फिर एक नया स्कैंडल खड़ा होगा, प्रॉब्लम आएंगी। और उसमें उन्होंने करते हुए उन्होंने अभी 19 तारीख को 2 दिन बाद की स्थिति में दोबारा फैसला जा रहा है कि यानी प्राइवेट सेक्टर में कोई टैक्स भी इम्पोर्ट करेगा तो उसको 8,500 टन गैस महंगी पड़ेगी
और उनको सस्ती पड़ेगी, जबकि उनका टर्मिनल भी अपना। अगर वो इम्पोर्ट नहीं करते फिर पेट्रोल की तरह कोई ना कोई बहरान पैदा होता। इसलिए मैंने फिर उनको बताया, जो उनको इस इलम में आप भी सुन के हैरान होंगे कि सरकारी अदारों ने सिर्फ अभी तक 4,500 मैट्रिक टन पूरे 5 साल का रिकॉर्ड जब से इम्पोर्ट हमने शुरू किए, ये 6ठा साल है, पिछले 5 साल में SAGC ने सिर्फ 4,500 मैट्रिक टन गैस इम्पोर्ट की है, जबकि प्राइवेट अदारों ने, प्राइवेट जो LPG मार्केटिंग कंपनी, उन्होंने 17 लाख मैट्रिक टन ओगरा के रिकॉर्ड के मुताबिक इम्पोर्ट की है। अब ये अंदाजा कर लें कि जिन्होंने, जिस प्राइवेट सेक्टर में जिन्होंने एनर्जी सेक्टर में बेहतरी लाने की कोशिश की, उनके लिए टैक्स में कोई छूट नहीं और बाकी सरकारी इदारों को ठेकेदार बनाया जा रहा था। और अभी नदीम बाबर सर मुझे यकीन दहानी करा दिए कि अभी PPC में समझ जाएगी, वो टैक्स सब के लिए मसावी होगा। और जब अगर मसावी टैक्सेस हो जाते हैं तो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि 15 रुपए किलो तक कमी मुतवक्का है वो होगी। और उसमें पॉलिसी में दूसरी चीजें सेक्रेटरी पेट्रोलियम में अभी जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी, कामा कमेटी में जो लास्ट हुई है, उसमें एक बड़ी अहम बात सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब ने की कि जो पाकिस्तान के पैदा करने वाले अदारे हैं जो LPG पैदा करते हैं, उनका ऑडिट किया जा रहा है। उनको कॉस्ट कितने की पड़ती, उनके ऑडिट करके उनका अपना इस पे था ओपिनियन कि हम, मैंने भी उनको बोला कि आप उससे उनको 100% मुनाफा दे दें, उनकी कॉस्टिंग जो 10 से 15 रुपए ऊपर नहीं जाएगी। तो उनका एक अपना एक अंदाजा यहाँ वो ज़राए हकाम के बताते हैं, वो 25 से 30 हज़ार पर मैट्रिक टन कीमत उनकी रखना चाहते हैं। और दूसरा ये कि हाई कोर्ट का फैसला है सर, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें इन्होंने LPG पैदावार अदारे जो हैं ये एक प्रीमियम बोनस के नाम पे एक जगह टैक्स देते हैं, उसकी प्रीमियम के नाम से। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त। मैं आपके पास इरफान साहब एक और सवाल के साथ भी आता हूँ। ये जो 1200 मैट्रिक टन LPG की किल्लत है, क्यों पैदा हुई और इसको किस तरह से दूर करेंगे? मैं ज़रा एक सवाल नईम साहब से कर लूँ, फिर आपके पास आता हूँ। नईम साहब, सब मुख्तलिफ हवालों से अच्छी खबरें भी होती हैं, मुख्तलिफ हवालों से मुश्किलात होती हैं। जिस सेक्टर में बात करता हूँ कुछ ना कुछ मुश्किलात हैं। LPG सेक्टर एक ऐसी गैस है जहाँ पर आम आदमी से जुड़ी है, सिलेंडर से लेकर रक्षा वगैरह इन चीज़ों में इस्तेमाल होती है। हम 2-3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस गए। एक, महंगाई में बहुत ज़्यादा फंस गए। बिल्कुल। एक, हम इंटरेस्ट रेट वाले मामले में बहुत लंबा अरसा फंसे रहे हैं। अब जाके कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन अब लोग कहते हैं हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये जो 2 चीज़ें हैं, इन्होंने कितना इस वक्त इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया? देखिए, इकॉनमी को तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन से नुकसान होता है, महंगाई से नुकसान होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान इस मुल्क को आज तक हुआ है ना, जैसे हम कई पिछले प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुके हैं कि अभी तक हमारे वहाँ कोई तजारती पॉलिसी नहीं है। अच्छा, अब ये जो LPG का मामला है, किसी चीज़ का मामला है, इसमें कोई ना कोई रखना हुकूमती अदारों की तरफ से ऐसा डाला जाता है जिससे बिजनेसमैन को भी तंग किया जाता है। बिजनेसमैन भी सही तरह काम नहीं कर सकता। अब ईरान से अगर LPG आ रही है, उसको अगर सहल तरीके से आप मंगाने की इजाज़त दे दें, और जिस तरह ये 1200 मैट्रिक टन की कमी है, ये कमी भी पूरी हो सकती है, और ये जो कंटेनर वहाँ रुके हैं उन पर प्रॉपर आप ड्यूटी ले लें। जब तक आप चीज़ों की तरसील में आसानी पैदा नहीं करेंगे, जब तक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं करेंगे, जब बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेंगे, तो महंगाई भी होती रहेगी और इस तरह की जो नाकामी भी होती रहेगी। और खास तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आता हूँ, तो आप यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। 1500 मैट्रिक जो टन है वहाँ से ईरान पर आने वाली कस्टम ड्यूटी भी अदा करती है। ब्रेक लेते वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। और कुछ बात हो रही थी LPG के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से और कारोबारी सूरत हाल के हवाले से। इरफान खोखर साहब, एहसन मेहंदी साहब, नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, आप कुछ बात करते, मैं चाहूँगा उसको कंप्लीट करें। तो मैं हमारी जो जिस चीज़ की कमी है वो हमारे मुल्क में, वो है पॉलिसी की। आप देखें कि LPG पे भी कितना इशू चल रहा है, डैब में भी उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो हुकूमत क्यों नहीं ऐसे फैसले, ट्रांसपेरेंट फैसले करती, चाहे किसी भी दौर में हो, कि आवाम की सहूलत के लिए जब तक आप मुनासिब फैसले नहीं करेंगे, उनके लिए ये चीज़ों की तरसील को मुनासिब नहीं बनाएंगे। अभी देखिए, पेट्रोल 25 रुपये सस्ता किया,
तो ऑयल कंपनी अगेंस्ट होगी, उन्होंने पेट्रोल बेचना बंद कर दिया, पेट्रोल की कमी पैदा कर दी, शॉर्टेज पैदा कर दी, और हाई ऑक्टेन जो सिर्फ $3 महंगा है वो डबल प्राइस पे बिकना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये गुड गवर्नेंस की बहुत ही कमी है, और इसको मतलब सब इतना वक्त हो गया है, हर बंदा ये कहता जा रहा है कि भाई आप कोई इस्लाहात करें, आप पॉलिसी साजी करें, आप कानून में बेहतरी करें, आप सनतकार को, बिजनेसमैन को एक लीवरेज दें कि वो जिस तरह भी हो सके आवाम की खिदमत कर सके, और वाफिर मकदार में आप प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करें। अब क्या होता है, अब जैसे LPG है, इसमें 1250 जो मेट्रिक टन की जो कमी होगी, 2500 मेट्रिक टन की ड्यूटी पे कर दी है, उसको आ जाना चाहिए। तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखें, अमीर आदमी तो सफ़र कर नहीं रहा, गरीब आदमी सफ़र कर रहा है। तो क्या ये जो गरीब आदमी है उसके ऊपर सारा जुल्म आपने करना है? एक सिलेंडर कौन लेता है? अमीर आदमी को तो सिलेंडर की जरूरत नहीं है, ये सिलेंडर तो वही लोग लेते हैं, गरीबों का फ्यूल कहलाता है, गरीबों का फ्यूल कहलाता है। उसमें अगर आप तंगी पैदा करेंगे तो आप देखें, ये वोट जो है आपने दोबारा लोगों के पास जाना है, दोबारा लोगों से वोट लेना है, और जब आप एक नुमाइंदा हुकूमत आती है तो उसका बेसिक मकसद ये होता है कि निचले तबके के जो लोग हैं उनके हकूक़ का ख्याल किया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। तो ये अगर नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम ही होगा। और अभी आप देखें हुकूमत को बड़ा फ़ायदा हुआ है, ये सेस में 407 बिलियन रुपीज़ है, तकरीबन $2.5 बिलियन बनता है, बहुत बड़ी अमाउंट है। उसके अलावा IPPs में बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है, इन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। और अब यह है कि आपको कैपेसिटी के ऊपर पेमेंट नहीं करनी है, अब आपको कैपेसिटी चार्ज नहीं देने, अब एक्चुअली जो वो बनाएंगे उसी के ऊपर देना है। फिर रेट पे 24 रुपये से 15 रुपये आ गया। और हमारे सनतकार हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि बिजली की कीमत को कम करें, गैस की कीमत को कम करें। जितना कम करेंगे, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बहुत कंपटीशन में है। और फिर ख़ास तौर पे कोविड के बाद वो तमाम ममालिक जो इससे अफेक्ट हुए हैं वो सारी इसी कोशिश में है कि अपनी इकॉनमी को रिकवर करें। इकॉनमी को रिकवर करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। जितनी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी उतना फॉरेन एक्सचेंज आपका आएगा। लोकल करेंसी तो आप जितनी मर्जी छाप सकते हैं, लोकल रेवेन्यू आपको उतना नहीं मिलता जितना कि आपको एक्सपोर्ट से मिलना है। अगर आप अपने पीयर्स कंट्रीज को ही कंपेयर करें तो आप देखें, आप बांग्लादेश को देखें, आपसे डबल से भी ज़्यादा उसकी एक्सपोर्ट होगी है। तो हम में किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ जहाँ मौजूद है, सिर्फ हुकूमत एक मैं सर ये जो आपने बात की ना, मैं इसी पर इरफान साहब के बाद, इरफान साहब सर 2500 मैट्रिक टन जो ईरानी LPG थी उसकी कस्टम ड्यूटी अदा कर दी गई। 60 LPG बाउजर्स, LPG की मुंतकली का अमल रुक गया, ईरानी बाउजर्स पाकिस्तान में रुके हुए हैं। सर मामला अब कहां पर पहुंचा है, क्या मामलात हैं, कैसे आगे चलना है ये मामला? हकीक इंशाल्लाह आज कभी भी तक ये मामला हल हो जाएगा और ये सप्लाई बहाल हो जाएगी। मैं इससे भी और अहम बात आपसे भी करना चाह रहा हूँ, जिसका मेरे भाई अभी बात कर रहे थे कि पॉलिसीज का फकदान है। आप देखें कि मैं पहले भी आपको एक दफा बताया था कि SAGC गवर्नमेंट का यानी SAGC SNGPL जो है, दोनों अदारों का जो खसारा है, जो उनकी चोरी चिकारी सारे लॉसेस हैं, वो पिछले आप अंदाजा करें कि वो 80 अरब क्रॉस कर देगा। 80 अरब रुपया करंट का मैं नहीं दे सकता। उसके बाद देखें उन्होंने 73 अरब रुपए की LNG इंजेक्ट की कि लोगों को गैस मिल सके, प्रॉपर कुदरती गैस मिल सके, लेकिन फिर भी शॉर्टफॉल रहा। इस साल 80 अरब क्रॉस करेगा खसारा सिर्फ SNGPL का, SAGC का। अच्छा, उससे और एक चीज देख लें, SAGC की गैस पाइपलाइन के ऊपर एक वहां से गैस जाती है, प्रोपेन और ब्यूटेन खाली निकल के वापस कुदरती गैस इनको वापस मिल जाती है। वहां पे एक JJL प्रोजेक्ट लगा हुआ है जामपुर जॉइंट वेंचर हैदराबाद में। वहां से आमदन जो होती थी वो 15 साल में 2005 में जनरल मुशर्रफ साहब ने उसकी ओपनिंग की थी, जुफरुल्लाह जमाली साहब ने स्टोन ब्रेकिंग की थी और ये चलते हुए अरबों रुपए कमा रहा था। ये पिछले 21 जून को ये बंद कर दिया गया, जिससे पूरे मुल्क में LPG की शॉर्टफॉल आई और उसमें 4 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। इरफान साहब क्यों बंद किया गया, अचानक ऐसा क्यों फैसला? उनका SAGC का और JJPL का अपना एक मुआहदा था जो 18 माह तक चलना था। SAGC 18 माह सोई रही, नया को वहां पे कोई उन्होंने कोई अरेंजमेंट मुतबादल अरेंजमेंट नहीं किए, एकदम से वो प्लांट बंद कर दिया गया 21 जून लास्ट मंथ। और उससे आप अंदाजा करें कि 4 अरब का सालाना नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब ये बात थी, अभी जो डिप्टी प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन है जहांगीर साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश करके एक पूरे प्लानिंग विंग को शामिल करके, वजारत पेट्रोलियम को, तमाम MPs को शामिल करके पॉलिसी में अमेंडमेंट 2016 की पॉलिसी में जो
अभी नई तजवीज हमने दी है, चीजें होने जा रही है। 19 को उम्मीद है कि इस पे चीजें आएंगी। तो हमने कहा जी हिल स्टेशन में, यहाँ तो बड़े शहरों में कुदरती गैस मिलती है, लेकिन हिल स्टेशन में तो नहीं मिलती। और एक बड़ी अहम बात में और आपके प्रोग्राम में शेयर कर दूं कि अगले 2 साल में 90 लाख क्यूबिक फीट कुदरती गैस नहीं होगी। हमें मजबूरन, ये डिप्टी चेयरमैन ने भी कहा, ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने साहब ने भी कहा, और ये नदीम बाबर साहब ने, ये हमें कुछ जाना ही जाना, एलपीजी पे शिफ्ट होना ही लाजमी है। इसलिए एलपीजी के ऊपर पॉलिसी जो है उसकी अमेंडमेंट होने जा रही है। 2016 की जो पॉलिसी थी उसमें होने से इंपोर्ट प्रॉपर आना शुरू हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि मजीद इसमें एलपीजी कीमत में कमी आ सकेगी। मैं एक बात और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे एक और भी ये करूंगा, इसलिए कि मैं फिर ये दोनों हजरात से इस पर भी बात करूंगा। ये बताएं, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी क्या मौजूद है इतनी कि बाहर से अगर हम मंगवा लें तो स्टोर कर लें, अच्छे रेट्स पर आ जाए, स्टोर हो जाए तो आवाम को अच्छे रेट्स पर मिल जाए? अरसलान साहब, बहुत अहम सवाल किया, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए और एलपीजी सार्फिन और पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम सवाल है। हमारे पास पोर्ट कासिम पे 2 टर्मिनल है। हमारे पोर्ट कासिम पे 2 हमारे पास अरेंजमेंट, एक ईवीटीएल का है एंग्रो का, दूसरा एसएजीसी का है। इनमें स्टोरेज आप हैरान हो गए, सिर्फ 6501 ही है दूसरे की, यानी हमारे पास टोटल स्टोर जो इंपोर्ट अगर जहाज आ रही सिर्फ 13,000 मेट्रिक टन से ज्यादा नहीं है। और ग्वादर में जो अभी मैं शुरू किया है वहां पे 0% हमारा स्टोर है, तो आप शिप पे लगा के बॉर्डर फिल करते हैं। यानी यहाँ पर मैं समझता हूँ इतनी काम करने की जरूरत है, इतना काम करने की जरूरत है कि हम जो 80 अरब का खसारे का सामना अगले साल होगा दोनों सुई गैस कंपनियों को, और हम भुगतेंगे सब टैक्स की मद में, सब सारे पाकिस्तानी। लेकिन हमें, मैं बार बार आपके कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इसके ऊपर फौरी तौर पे बड़े से बड़ा एक्शन करना चाहिए ताकि पेट्रोल जैसी कोई बड़ा ब्लंडर ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल पर बात की। ये पाकिस्तान के लिए क्रूशल टाइम है कि पाकिस्तान अपने पैसे बचाए, वो चीज़ों से जो चीज़ें पाकिस्तान बाहर से मंगवा रहा है। हमारी इंपोर्ट्स पर पाबंदी है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी मजबूरी है जिसमें एलपीजी है, लेकिन हम उससे भी प्रॉपर तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी ना होने की वजह से ना तो स्टोर कर पा रहे हैं और ना ही अच्छे रेट्स पर लेकर स्टोर करके आम आवाम तक काफ़ी देर तक उसका फ़ायदा पहुंचा पाते हैं। अब ये एक नया मसला 14 जो सील कर दिए गए हैं मामलात प्लांट्स के, ये एक बड़ा मसला हो गया। आप कस्टम ड्यूटी पे कर चुके हैं, उसके बावजूद आपको मसाइल का सामना है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं सब थोड़ा सा, जैसे पहले बताया कि मुश्किलात क्रिएट की जा रही हैं। देखिए, ये प्राइवेट सेक्टर जो है ये बड़ा रिजिलियंट है, इसके पास बड़ी कैपेसिटी है। अगर आप मुझसे पूछें ना कि सबसे बड़ी कैपेसिटी किसके पास है, वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। आप इसको ओपन करें, आपके पास 13,000 मेट्रिक टन की सिर्फ गुंजाइश है। 50,000 मेट्रिक टन की अगर आपके पास गुंजाइश हो तो आप प्रॉपर्ली फीड कर सकते हैं। इसी तरह ऑयल में भी जैसे मैंने पहले बताया, तो जो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक जैसे सामान आया ईरान से आया, आप उसकी ड्यूटी भी पे कर दी। एक सब ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। जो ड्यूटी पे कर दी है उसके बावजूद हम सामान ले नहीं पा रहे एक लंबा अरसा, तो फिर ये एक नया प्रेशर है। ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आते हैं तो एहसन मेहनती साहब और नईम साहब से इस पर बात करूंगा। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कुछ महंगाई के हवाले से, कुछ कंपनीज के माली मुश्किलात के हवाले से, और उसके साथ साथ जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए कुछ मुश्किलात, स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बात कर रहे हैं और दीगर कारोबार के हवाले से भी। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब, सर एलपीजी के मसाइल आपने अभी सुने, एक लंबा चौड़ा मसला, स्टोरेज कैपेसिटी, दीगर मसाइल। सर दूसरी जगह हमारे पास जो मसाइल हैं वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के भी हैं। कंपनीज के लिए बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री के लिए गैस के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती, फिर हम उसको एक्सपोर्ट करने में नाकाम रहते हैं। सर इन मामलात का कितना ज़्यादा असर है दोनों मार्केट्स पर, अगर मैं कमोडिटी और स्टॉक की बात करूँ तो? देखिए, आई थिंक इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मामलात हैं आईपीपीज को लेके, और फिर हमने देखा कि ये जो टैरिफ रेशनलाइजेशन की बात हुई थी,
जाहिर है पावर सेक्टर की अगर प्राइसिंग कम होगी तो गवर्नमेंट जो है वो ये पास ऑन कर सकती है ऐसी कंपनीज को जो एक्सपोर्ट के अंदर भी इस वक्त या फिर लोकल प्रोडक्शन के अंदर जाहिर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर लगी हुई है। तो आई थिंक कि रेशनलाइजेशन का मामला जो है वो इस वक्त डिस्कस हो रहा है। सर्कुलर डेट क्राइसिस जो हैं वो इमिनेंट जो है वो इम्पैक्ट कर रहे थे जो गवर्नमेंट के सरप्लसेस को। अब गोइंग फॉरवर्ड जाहिर है इसमें अगर रेशनलाइजेशन आता है इसका तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि जो प्राइसिंग है उस पे प्रेशर होगा। जो मामलात हैं एलपीजी प्राइसिंग की अगर कॉम्पिटिटिव सोर्सेज मौजूद होंगी प्राइसिंग जाहिर है वो कम होगी। सर्कुलर डेट क्राइसिस जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं 2 ट्रिलियन रुपए को जो है वो तजावुज कर गया है और जाहिर है इतना तजावुज कर चुका है और आगे हो जाएगा कि वो काफी ज्यादा प्रोपोर्शन जो है वो जीडीपी का ले निकलेगा और जाहिर है इसका इम्पैक्ट आम आवाम को टैरिफ इंक्रीज के अंदर मिलता है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है आईपीपी गवर्नमेंट के बीच में। इस एमओयू के तहत 6 माह तक जो है वो ये मामलात जो है वो इनकी रेशनलाइजेशन हो जाएगी और फिर अच्छा एहसन साहब मैं चाहूंगा कि एक चीज पर और थोड़ा सा आप कमेंट कर दें। ये जो गाड़ियों की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं पाकिस्तान में और छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी की कीमतें, तो क्या इसका असर भी स्टॉक मार्केट पर पड़ रहा है? देखिए आई थिंक कि जो ऑटो सेक्टर है वो आउट परफॉर्म इस वक्त एटलीस्ट चंद दिनों से पिछले जो है वो कर रहा था और उसकी वजह यही थी कि जो प्राइसेस बढ़ गई हैं और फिर उसके बाद डिमांड भी जो है जाहिर है गवर्नमेंट ने जो है वो पॉलिसी रेट को 7% पर लेकर आए जबकि हमारा सीपीआई 9.3% जो है वो गया था। और फिर ये चीज इंडिकेट कर रही है कि जो इंटरेस्ट रेट की रेशनलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली ऑटो सेक्टर पे उसकी डिमांड पर। और फिर हमने देखा है कि डिमांड जब इंक्रीज होती है ऑटोज की और इस हद तक इंक्रीज होती है कि जहां पर ओन भी जो है इन व्हीकल्स का इस वक्त जाहिर है हम देख रहे हैं छोटी बड़ी व्हीकल्स सबकी जो है वो ग्रोथ जो है वो देखी गई है और देखी जा रही है। इनकी जो अर्निंग ग्रोथ है वो भी इमिनेंट है और ये माह जो जुलाई है काफी ग्रोथ इंटेंसिव है इन कार सेल्स के लिए। तो आई थिंक कि कार सेल के नंबर्स भी वॉल्यूम इंप्रूव हो रहा है और फिर साथ में प्राइसिंग भी इंप्रूव हो रही है तो जाहिर है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है। बट हमें ये देखना चाहिए कि प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं। प्राइसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो रुपी डेप्रिसिएशन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। बट उसकी जो है मुस्बत खबर हमने ये देखी कि जो रेमिटेंसेस का डेटा है वो 2.7 बिलियन डॉलर जो जुलाई के माह के अंदर हमें रिकॉर्ड हाई रेमिटेंसेस नजर आए हैं उससे रुपी स्टेबिलिटी कम से कम 1-2 दिनों से हमने देखा है कि दोबारा से जो है वो आई। और फिर जाहिर है जिस तरह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन डॉलर इन हुआ है लास्ट वर्किंग डे पे, ये इंडिकेट कर रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान मार्केट को। और फिर हमने देखा कि ये जो रेमिटेंसेस है इनका इम्पैक्ट जो है मेनली कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो हम देख रहे हैं या फिर रिपैट्रिएशन इसके अंदर हम देखें कि जो लोग रिपैट्रिएट हो रहे हैं खुद भी लोग जो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं एक्सपैट्स जो हैं वो जो हैं वो फंड्स लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो रुपी स्टेबिलिटी को आगे जाकर जो है वो रोकेंगे। तो कार प्राइसिंग जो है उसकी इम्पैक्ट जो है वो रुपी डेप्रिसिएशन से रुपी डेप्रिसिएशन हमें लगता है कि इस लेवल पर जो है वो रुक जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के पास अब सरप्लस फंड्स जो है वो आ निकले हैं। रिपेट्रिएशन बहुत ज्यादा हो रही है, करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन आगे आने वाले वक्त के अंदर जो सबसे ज्यादा जो हमें जो प्रेशर नजर आ रहा है वो फिस्कल डेफिसिट नंबर पर है जो जाहिर है वो 10.2% को टच कर रहा था, क्लोज 8.1% पर हुआ है और फिर अब आने वाले वक्तों में 8% पे फिर फिस्कल डेफिसिट जाएगा। तो आई थिंक कि काफी ज्यादा एफर्ट या चैलेंजेस अब आगे गवर्नमेंट को दरकार है कि वो अपनी फिस्कल जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करें और उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि वो जो रेवेन्यू फोरकास्ट है या जो टैक्स कलेक्शन ग्रोथ है वो भी हमने देखी कि 23% बढ़ी है वो जुलाई के महीने में, उसको सस्टेन गवर्नमेंट रखे। उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि जो एक्टिविटी है जनरल एक्टिविटी है वो बढ़े। हमने देखा है सीमेंट जो एक्सपोर्ट है या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जाहिर है उन्हीं कंपनीज की आउट परफॉर्मेंस है इस वक्त कैपिटल मार्केट में आज के दिन। और डिस्पाइट द फैक्ट कि जीआईडीसी रूलिंग इन कंपनीज के अगेंस्ट में गई है पर ये कंपनीज इस वक्त आउट परफॉर्म कर रही हैं तो इंडिकेशन ये है कि एम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बढ़ रही है, रेमिटेंसेस भी बढ़ रहे हैं और फिर जाहिर है स्टॉक मार्केट की आउट परफॉर्मेंस जो है वो भी अपेरेंटली नजर आ रही है। तो ये दो चीजें जो हम देख रहे हैं कि जो आईबीपी और गवर्नमेंट के बीच में जो एमओयू हुआ है ये खुशाइन
खबर है रेमिटेंसेस का आना, ये अच्छी खबर है। और फिर अभी लेटेस्ट हमने फिच रेटिंग की तरफ से जो है वो रेटिंग की देखी, पाकिस्तान का आउटलुक स्टेबल है और रेटिंग B- को जो है वो रीअफर्म किया गया है। तो खबरें काफी तरफ से अच्छी भी जा रही हैं, बट चैलेंजेस जो है वो अपेरेंटली सामने है कि ये सर्कुलर डेट क्राइसिस है, इसको अपेरेंटली जो है जड़ से कैसे खत्म करना है, और जितनी इसमें रेशनलाइजेशन हो, जितना लाइन ऑफ लॉसेस को कम किया जा सके, वो आई थिंक एक गवर्नमेंट की फेवर के अंदर जाए। अच्छा नईम साहब, मैंने तमाम तर चीज़ें सुनी, उसमें बहुत सारी चीज़ों में हम गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार देखें तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ों में तज़ाद दिखता है। एक तरफ हम अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, जुल्फ़ी बुखारी साहब, असद उमर साहब जब आके कहते हैं हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बेहतर हुए, ये बेहतर हुआ, मुशीर ख़जाना भी कहते हैं, फिर जब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स अपने अदाद-ओ-शुमार देता बात है करते हैं तो वो 10.1% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो कमी उसमें को डिक्रीज दिखा दे रहे रहा हैं। है। बिल्कुल मतलब इसका ये है कि LSM जो है उसमें भी कमी है 7%। जी। और फिर हम मीडियम और स्मॉल बिजनेस की बात करें तो वो भी ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ क्या हम सर रेमिटेंसेस या जो लोन की सूरत में बाहर से पैसा आ रहा था, हम उसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पे परमानेंट तो तस्वुर नहीं कर सकते? देखिए, जैसे भी मेहंती साहब ने बताया ना कि 2.7 बिलियन डॉलर की पिछले महीने रेमिटेंस आई हैं बाहर से, तो ये वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे आपने देखा कि तकरीबन 40,000 के करीब जो जॉब्स हैं ना ओवरसीज़ की, वो भी शायद जा रही हैं। तो वो जो लोग पाकिस्तान शिफ्ट करेंगे वो पैसा लेके आएंगे। अब हमारे पास 3 ही तरीके हैं पैसा कमाने के। एक तो ये जो एक्सपर्ट्स का पैसा आता है, दूसरा जो एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आती हैं, और तीसरा जो FBI रेवेन्यू कलेक्ट करता है। हमारे पास चौथे बाकी हम लोन लेते हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत मेहनत से काम कर रही है वो है FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में। अगर एक दफ़ा हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी डेवलपमेंट होगी। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट को करना है कि जैसे आपने कहा उनकी बातें कुछ और होती हैं, एक्चुअल कुछ और होता है। अभी IPPs का मुआहदे की बात हो रही है ना, इसका पहले बड़ा शोर डल गया है। अब इसका आउटकम क्या होता है, अदालतों में लोग जाते हैं, क्या फैसले होते हैं क्या नहीं होते, ये बात की बात है। लेकिन एकदम अवाम को खुशखबरी मिल गई, हमने ये कर दिया, होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है। अब ज़रूरी इस वक्त ये है कि इकोनॉमिक डिसिप्लिन हम कैसे कायम कर सकते हैं। जब तक एक इकोनॉमिक डिसिप्लिन की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ, हमारे पास कोई और हल नहीं है इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। अगर थोड़ी सी तवज्जो बेहतर तरीके हाँ, से दी जाती ये देखें हमारे पास वो हम अभी तक सब वही लगे हुए हैं 5-0 रेटेड सेक्टर के ऊपर। बस वही हम पिछले 30 साल से बचपन से वही सुनते आ रहे हैं कि जी टेक्सटाइल है, तो चमड़ा है, तो सर्जिकल है। हमारे पास IT की है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, ये जो मीट है, हमारे पास इतना एरियाज़ हैं उसको एक्सप्लोर करने के। और फिर पाकिस्तान का 40% एरिया ऐसा है जो कल्टिवेटेड हो सकता है, उसमें हम पर एकड़ यील्ड बढ़ा सकते हैं। हम आप गंदम इंपोर्ट आप देखें, हमारा वो मुल्क जो गंदम में खुद कफील था, वहाँ गंदम इंपोर्ट करने की बात है। कपास हमारे पास दुनिया की बेहतरीन थी, वो हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। हम सेंट्रल एशिया से कपास मंगवा रहे हैं, हम बाकी जगह से धागा तक हम बाहर से मंगवा रहे हैं। फिर ऊपर से अगर हम अपनी इंपोर्ट भी बंद करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली उससे इफेक्ट करेंगी। सर ये जो जैसे डेफिसिट वाला मामला कंट्रोल हुआ है, सर ये तो आपने देखा ना, सर मैंने कहा ना, आपने इंपोर्ट नहीं बढ़ी ना, आपने अपने खर्चा कंट्रोल कर लिया ना। आप जब तक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी में नहीं जाएंगे उस वक्त तक आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप इंपोर्ट जितनी भी कम कर लें, आखिर हमारी बहुत सारे जो प्रोडक्ट आउट होती हैं वो हमारी इंपोर्ट बेस्ड है ना। केमिकल इंपोर्ट होते हैं, धागा इंपोर्ट होता है, कॉटन इंपोर्ट होती है, वो मशीनरी इंपोर्ट हम करते हैं। तो हमें अभी इस जो फिस्कल डेफिसिट की जो बात कर रहे थे उसको हम कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारे डॉलर चाहिए। और इस वक्त हमारे जो थिंक टैंक हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं, हमारी जो हुकूमत है, उसको चाहिए कि तमाम ऑल पार्टीज़ एक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आप देखें दुनिया चेंज हो रही है, आपका कि दुनिया एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ठीक, जिसके ऊपर इकोनॉमिक डिसिप्लिन की बात हो। एक चीज़, ये जो स्टेट बैंक की जानिब से पाकिस्तानी कंपनीज को बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट के लिए 5 मिलियन से बढ़ा के 10 मिलियन की हद कर दी है डॉलर की, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा सर इससे? आई थिंक ये काफी मुश्किल मरला होता है स्टेट बैंक से परमिशन लेके पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट करना। बट आई थिंक एक टीटरिंग इश्यूज इसमें इतने ज्यादा होते हैं कि नॉर्मली ये परमिशन मिलती नहीं है। अब बात ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए नए अकाउंट या NRI अकाउंट्स की मद के अंदर काफी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज फॉरेन इन्वेस्टर्स को दी जा रही हैं जो अपेरेंटली कोई एक अट्रैक्टिव
एक पैकेज बन जाए उनके लिए, जो पैसा वहां से लेकर आए वो पैसा यहाँ से भी लेकर जा सकें और फिर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट और स्पेशली उन आईपीपीज के लिए जो एक सिस्टर कंपनीज भी बनाना चाहती हैं, और फिर जाहिर है इस सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए एक एक पैकेज दिया जा रहा है। बट हमने देखा है कि प्रैक्टिकली इतना ज्यादा जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान से बाहर जाती है रुपये पे प्रेशर भी लेकर आती है, तो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा। बट सर्टनली बहुत सारा ये एक पैकेज है जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आना है और आ भी रही है, और जाहिर है बेनिफिट देना है उन इन्वेस्टर्स को जो पाकिस्तान से बाहर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना भी चाहते हैं। तो इसको अप्रिशिएट किया जा सकता है कि ये बैंकिंग सेक्टर एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए दोबारा से जो है एक एवेन्यू बनता जा रहा है। और जाहिर है ये पुरानी एक डिमांड रही है कि जो शी कंपनीज हैं या एक बनाना और फिर वहां से इम्पोर्ट को भी जो है वो लेकर आना और एक रेशनलाइज करना है पूरे प्रोसेस को, बिजनेस प्रोसेस को जितना रेशनलाइज किया जाए वो अच्छा है। बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है, पाकिस्तान से पैसा जाएगा और फिर आएगा भी, तो आई थिंक ये एक अच्छा कदम है। और फिर गोइंग फॉरवर्ड हमने देखा है कि जो एनआरआई अकाउंट है उसके थ्रू भी जो है पाकिस्तान के अंदर पैसा आएगा और रुपी स्टेबिलिटी इसके अंदर मुस्तकम हो जाएगी। और पहले ही हमने रिपेट्रिएशन ऑफ डिविडेंड जो है वो अलाउ किया हुआ था, बट इन्वेस्टमेंट को की मद के अंदर जो है काफी कम रेवेन्यूज जो है मौजूद, काफी ज्यादा कम रेवेन्यूज मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नईम सिद्दीकी साहब आपका भी शुक्रिया। जुमे के रोज फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।